हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। सो बेटा जी, लास्ट क्लास में जो हमने लाइव क्लास ली थी उसमें आपने अपना टॉपिक शुरू किया था बेटा जी, जेनेटिक डिसऑर्डर। जहां बेटा जी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए, तो हमें कुछ डिजीज हो जाते हैं। उनके नाम मैंने आपको लिखवाए थे, तो मैं दोबारा से उन्हीं की बातें कर रहा हूँ। अब आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि क्रोमोसोम के नंबर में कोई बदलाव नहीं आया, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया, बट क्रोमोसोम के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो जीन्स बैठे हैं, उन जीन्स में कोई बदलाव आ गया। वो जीन जिस काम को करता है उसमें कोई बदलाव आ गया, वो उस काम को नहीं कर पा रहा है, तो कैसे कैसे डिजीज हो सकते हैं, आज हम उनकी बातें आपके साथ करेंगे। तो कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये वो एग्जांपल होंगे जो स्टेट फॉरवर्ड हमारे पेपर में आ जाएंगे बेटा। तो चलिए उन टॉपिक की बात करते हैं यहाँ की। बट उससे पहले जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसी को मैं थोड़ा पूरा कर देता हूं और कुछ और डिजीज के आपको नाम लिखवा देता हूं बेटा जी। जैसे कि आप लोगों ने बातें की थी बेटा जी डाउन सिंड्रोम, तो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया था कि ये होता है ड्यू टू द 21st क्रोमोसोम ट्राइसोमी से होता है। मतलब कुछ ऐसी मैंने बातें की थी कि जो ऑटोसोम के क्रोमोसोम बेटा जो 45 हो जाएंगे और सेक्स क्रोमोसोम XX भी हो सकता है या फिर XY भी हो सकता है। आपने बातें की थी बेटा जी अबाउट द टर्नर सिंड्रोम, उसमें आपने कहा था X क्रोमोसोम की, यहां पे कहोगे सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी, और आपने वहां कंडीशन लिखी थी कि हमारे ऑटोसोम के क्रोमोसोम तो कंप्लीट हैं, बट सेक्स क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार से। एक आपने बातें की थी क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की, यहां आपने कहा था बेटा जी सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। आपने कहा था सर हमारे ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम तो पेयर में ही हैं, बट सेक्स क्रोमोसोम या हो जाता हमारा XXY, और इस कंडीशन में टोटल क्रोमोसोम है बेटा जी 47, यहां क्रोमोसोम है बेटा जी आपके 45 और यहां भी क्रोमोसोम है बेटा जी 47। ये सब बातें आप लोगों ने की। अब मैं कुछ और नाम लिख रहा हूं बेटा जी, पटाउ सिंड्रोम, इट ऑकर ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम। तो आप इसके केस में क्या कहोगे, सर ऑटोसोम के क्रोमोसोम एक बढ़ गया तो 45 हो गया, और सेक्स क्रोमोसोम कुछ भी हो सकता है, तो ये भी बेटा जी 47 नंबर क्रोमोसोम हो गया। ऐसे में एक नाम और लिख देता हूं बेटा जी एडवर्ड सिंड्रोम, जहां पे आप कहते हो ट्राइसोमी ऑफ द 18th क्रोमोसोम हो जाती है, तो वहां पे आप कहोगे सर 45 हो गए, प्लस में वो लड़की भी हो सकता है या लड़का भी हो सकता है, तो कहूंगा वो 47 क्रोमोसोम। तो ये फ्लो चार्ट आपके पास कुछ एग्जांपल्स का जो आप बना सकते हो। मेनली आपके एमटीजी की बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं अबाउट द डाउन सिंड्रोम, अबाउट द टर्नर सिंड्रोम, तो ये मैंने कुछ और आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल दे दिए। क्लिनफिल्टर आ जाए तो भी आप उसे टैकल कर लेना, पटाओ आ जाए, एडवर्ड आ जाए, तो क्या क्या होता है उनकी बातें मैंने आपसे कर दी है बेटा। ओके, ऐसे अगर मैं आपसे एक और डिजीज की बातें करूं, एक और होता है जहां पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आ गया। जरा सपोज करके देखिएगा, ये बेटा जी क्रोमोसोम नंबर है कोई, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये 5th नंबर का क्रोमोसोम, और इसका जो टिप का पार्ट है वो डिलीट हो गया, डिलीटेड हो गया टिप। तो आपने कहा सर टिप अगर डिलीटेड हो गया तो इस तरह से कट गया, तो मैंने कहा क्रोमोसोम का नंबर तो वैसा ही 46 है, बट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर छोटा हो गया और एक क्रोमोसोम का जो टिप का पार्ट है वो रिमूव हो गया, ये यहां से रिमूव हो गया, ये यहां से डिलीट हो गया। ऐसा अगर 5वें नंबर क्रोमोसोम में हो जाता है तो एक बीमारी होती है, उसका नाम होता है बेटा जी क्राई डू चेक डिजीज। तो कोई अगर आपसे पूछे
क्राइडोचेट डिजीज में क्या होता है तो बता देना, ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द फिफ्थ क्रोमोसोम, कि पांचवें क्रोमोसोम की जो आर्म होती है वो डिलीट हो जाए तो बीमारी का नाम होता है क्राइडोचेट। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई पूछेगा नहीं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज मैंने आपको बता दिया, कोई पूछे तो आप ऐसे टैकल कर लेना। बट अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम उसकी शुरुआत करते हैं कि कुछ ऐसे भी डिजीज है बेटा जहां पे ना तो नंबर में कोई फर्क पड़ा ना स्ट्रक्चर में कोई फर्क पड़ा, बट जीन में म्यूटेशन हो गया। तो आप हेडिंग डाल सकते हो बेटा जी, जीन में बदलाव आ गया। तो मैंने कहा यहां पे बेटा जीन में म्यूटेशन हो गई। तो सबसे पहला एग्जांपल समझिएगा बेटा जी, यहां पे जो बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है हीमोफीलिया, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है पेपर में। हीमोफीलिया को कैसे समझे हम लोग, मैंने आपको बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था। मैंने वहां पे आपसे कहा था हमारे ब्लड में 3 तरह के सेलुलर कंपोनेंट होते हैं। उसमें एक का नाम था आपका बेटा जी प्लेटलेट्स, जिसका मेनली काम होता है क्लोटिंग ऑफ द ब्लड में हेल्प करना। और एक्चुअली हमारी बॉडी में 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। कितने बेटा जी? 13 क्लोटिंग फैक्टर है जो हेल्प करते हैं क्लोटिंग ऑफ द ब्लड में। तो मैंने बोला 13 क्लोटिंग फैक्टर हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जो ब्लड की क्लोटिंग होती है उसमें बेटा जी 13 अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे आप लोगों को मैं अगर कुछ नाम याद दिलाऊं तो आप लोगों को कहता है कैल्शियम का होना बहुत ही जरूरी है, विटामिन के का होना बहुत ही जरूरी है, थ्रोम्बिन का होना बहुत ही जरूरी है, फिब्रिनोजन का होना बहुत ही जरूरी है फॉर द क्लोटिंग। ऐसे इन सबकी नंबरिंग करके हम बातें करते हैं। ऐसे टोटल फैक्टर की अगर बात करूं नंबर में तो कितने हैं बेटा जी? 13 ऐसे क्लोटिंग फैक्टर्स हैं जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। अब जरा सोच कर देखो कैसी का बेटा, अगर एक भी क्लोटिंग फैक्टर अब्सेंट हो जाए, मेरे वर्ड को सुनना, अगर एक भी क्लोटिंग फैक्टर अब्सेंट हो जाए तो प्रॉपर क्लोटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाएगी। और अगर क्लोटिंग नहीं होगी तो क्या होगा? अगर गलती से एक सिंगल कट लग जाए और ब्लड अगर क्लोट नहीं होगा तो सारा ब्लड बॉडी का लॉस हो जाएगा। अगर बॉडी का सारा ब्लड लॉस हो जाएगा इट लीड टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो डेथ को लीड करेगा। तो ऐसी डिजीज को बोलते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? absence of clotting factor that lead to the blood loss due to a single cut and lead to the death। जब अगर किसी इंसान में ब्लड क्लोट ना करे उस कंडीशन का नाम क्या है बेटा जी? आपका हीमोफीलिया। एंड इट ऑकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सम ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर्स। नाउ द पॉइंट अराइज, सर कौन कौन से फैक्टर के एब्सेंट की बीमारियां हैं? तो मैं उन फैक्टर्स की कुछ बात कर रहा हूं यहां पे। मैंने कहा अगर सपोज कीजिएगा 8th क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बेटा जी हीमोफीलिया ए। अगर बेटा जी 9th क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंट है तो उसको हम बोलते हैं बेटा जी हीमोफीलिया बी। और अगर बेटा जी 11th क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंट है तो उसे बोलते हैं हम बेटा जी हीमोफीलिया सी। 3 तरह का हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। और कौन कौन से? 8वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर अगर अब्सेंट है तो होता है टाइप ए, अगर 9वें नंबर का है तो होता है बी, और अगर 11वें नंबर का अब्सेंट हो जाए तो होता है सी। ऐसे 3 तरह की हमने कंडीशन ऑब्जर्व की अभी तक जहां पे बेटा जी इन फैक्टर्स के अब्सेंट की वजह से ये डिजीज हो जाता है। अब दिमाग में पॉइंट आना चाहिए, सर ये फैक्टर कैसे अब्सेंट हो गया? तो इसका मतलब आप ये कहते हो सर हमारे हर फैक्टर को बनाने की जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। आप अगर सोचिएगा वो जीन जो इन फैक्टर्स की बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है उस जीन में कोई बदलाव आ जाए, उस जीन में बेटा जी म्यूटेशन हो जाए तो भाई वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो ये फैक्टर बॉडी में नहीं बन पाएंगे। तो मैं बातें करता हूं मेन यहाँ पे ए और बी की, सी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, हम ए और बी की बात करते हैं। हम ये बातें करते हैं हीमोफीलिया ए एंड बी।
Hemophilia A and B occur due to mutation, मतलब बदलाव, mutation in gene present on X chromosome. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि एक्चुअली क्लोटिंग फैक्टर 8 और क्लोटिंग फैक्टर 9 को बनाने वाला जो जीन है वो प्रेजेंट है बेटा जी आपके क्रोमोसोम नंबर X के ऊपर। अब जरा सोचो, X के पास अगर वो जीन है जो क्लोटिंग फैक्टर 8 और 9 को बनाता है और उनमें से वो जीन में अगर म्यूटेशन हो जाती है, तो अगर 8वें वाले म्यूटेशन हो गई तो मैं कहूंगा A हो जाएगा, अगर 9वें वाला फैक्टर नहीं बनेगा तो B हो जाएगा। बट मेनली किस क्रोमोसोम के पास वो जीन प्रेजेंट है, तब कहोगे सर वो X क्रोमोसोम के पास प्रेजेंट है। तो अब जरा सोच के देखो, फीमेल जो होती है उसके पास 2X होते हैं और मेल जो होता है उसके पास X क्रोमोसोम एक ही होता है। और अब सोचो, अगर ये एक X बेटा जी यहां पे म्यूटेटेड हो गया, इसमें बेटा जी म्यूटेशन हो गया इन जीन that code for clotting factor 8 और 9, मैं किसी एक की बात कर रहा हूं। अगर इनमें से किसी एक को कोड करने वाले जीन में म्यूटेशन हो जाता है, एक की बात लेके समझ लो बातों को कि वो जीन कहां बैठा है, X क्रोमोसोम बैठा है और मेल के पास X कितना है, एक ही है। और अगर वो म्यूटेटेड हो गया तो आप क्या कहोगे, मेल सफर फ्रॉम हीमोफीलिया। बट फीमेल की बात बताओ, फीमेल के पास बेटा जी 2X है, अगर ये 1X बेटा जी म्यूटेशन हो जाता है फीमेल के 1X में, तो 1X कैसा है बेटा जी, ये तो नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है, ऋषि का बेटा ऋषि का क्या मतलब इसका, भाई इसमें म्यूटेशन हो गया बट ये तो नॉर्मल है, तो मतलब क्लोटिंग फैक्टर 8 को 9 को बनाने वाला इसके पास जो जीन है वो तो काम करेगा। तो इस कंडीशन में ये कहूंगा ये फीमेल जो है ये नॉर्मल, या मैं कहूंगा ये कैरियर ऑफ द डिजीज है, मतलब ये डिजीज को अगली जनरेशन में पास कर सकती है, इसके बच्चे डिफेक्टिव हो सकते हैं। बट ये फीमेल बेटा जी कैसी होगी, यहाँ पे आपकी हेल्दी होगी, दिखने में नॉर्मल होगी, कैरियर है बट ये डिफेक्टेड नहीं है। तो सिंपल सी बात को पूछे, हीमोफीलिया होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा मेल में होती है इन कंपैरिजन टू द फीमेल। याद रखने इस बात को, इट इज ए डिजीज जिसके होने की संभावना किस में ज्यादा होती है बेटा जी, मेल में ज्यादा होती है फीमेल में, बिकॉज मेल हैव ए सिंगल X क्रोमोसोम एंड इफ इट गेट म्यूटेटेड देन मेल बिकम डिजीज्ड, बट फीमेल हैव द 2X क्रोमोसोम कॉपी, सो इफ 1X क्रोमोसोम गेट म्यूटेटेड तो दूसरा तो है, मतलब फीमेल में तभी होगा जब दोनों X क्रोमोसोम क्या हो जाए बेटा जी यहाँ पे डिफेक्टेड हो जाए, इन दैट कंडीशन फीमेल डिफेक्टेड होगा। बट अगर एक भी X वहां पे हेल्दी है तो भैया जी उसके वहां पे नहीं होगा। तो संभावना किसमें ज्यादा है बेटा जी, मेल में संभावना होने की ज्यादा है। बीमारी को याद रखें, हीमोफीलिया क्या है, जहां पे कोई भी 8 नंबर के 9 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट हो जाए, मैं 2 की बात कर रहा हूं A और B टाइप की, वही मेन है। तो आपको वो बातें समझनी है बेटा जी। चलिए अब ऐसे एक डिजीज का मैं आपको और नाम समझाता हूं जो आपको पेपर में आ सकता है, कलर ब्लाइंडनेस। अगला हम जो दूसरे डिजीज पढ़ते हैं बेटा जी उसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। आप लोगों ने आई को पढ़ा है अपनी 9th क्लास में, तो वहां आपने बातें करते हो सर हमारी जो आई होती है उसमें बेटा 2 तरह की सेल होती है, एक सेल का नाम होता है रोड सेल, एक सेल का नाम होता है बेटा जी कोन सेल। आप ये कहते हैं रोड जो सेल होती है ये दिखाती है बेटा जी हमें ब्लैक एंड व्हाइट, किस ब्लैक में बेटा जी यहाँ पे, इन द
डिम लाइट में। और कौन जो सेल होती है कलरफुल विजन को शो करती है बेटा जी, बट इन द ब्राइट लाइट में। अब आप बातें करते हैं, सोचिएगा कौन सेल में एक्चुअली विजुअल पिगमेंट होता है। मैं सिंपल सी बात करूंगा बेटा जी, आई की जो सेल है उनके अंदर बेटा जी विजुअल पिगमेंट है जो हमें विजन में हेल्प करते हैं। अब एक बात सोचिए, विजुअल पिगमेंट को बनाने वाले कहीं ना कहीं तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। तो मैं यह बातें करता हूं दो पिगमेंट की बेटा जी जो हमें कलर दिखाते हैं, रेड विजुअल पिगमेंट, यह बातें मैं करूंगा बेटा जी यहां पे आपका ग्रीन विजुअल पिगमेंट की। और इनको बनाने वाला जीन that code for these pigment present on X क्रोमोसोम। भाई सेम बात यहां भी लागू होती है बेटा, इन पिगमेंट को बनाने वाला जीन भी कहां बैठा है? X क्रोमोसोम पे बैठा है। तो भाई सेम बात सोच के देखो, फीमेल जो है उसके पास 2x है और मेल के पास बेटा जी 80x है। और सोचो इन जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए, बदलाव हो जाए और ये जीन इन पिगमेंट्स को नहीं बना पाए, तो मेल में इनकी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और फीमेल में इनकी होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस इज आल्सो ए जेनेटिक डिसऑर्डर and it occurred due to the defect in the gene that code for the red and the green visual pigment, and this gene is present on the X chromosome। तो ये छोटी सी बात है, याद रखना, मेल में होने की संभावना ज्यादा है, फीमेल में होने की कम है। ये दो मैंने आपको डिजीज समझाए, और भी एग्जांपल देते हैं आपको यहाँ पे जो दोनों सेक्स में होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। मैं अगर और की बात करता हूं आपसे तो मैं एग्जांपल लेता हूं आपको बेटा जी, यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं बेटा जी, एल्बिनो, या जिसे आप कह सकते हो एल्बिनिज्म। इसमें क्या होता है? तो जरा वर्ड को सुनिएगा, हमारे पास बेटा जी एक अमीनो एसिड है टायरोसिन, इस अमीनो एसिड को कन्वर्ट किया जाता है बेटा जी मेलानिन पिगमेंट में, और इसको करने वाला यहां पे एंजाइम है टायरोसिनेज। अब ये जो मेलानिन पिगमेंट है बेटा जी, ये डार्क और ब्लैक पिगमेंट है, जो आप ये कह सकते हो हमारे हेयर में या हमारे बेटा स्किन में जो पिगमेंटेशन है ब्लैक कलर का, ड्यू टू दिस पिगमेंट आता है। बट रोनित एक बात समझ के देखो बेटा जी, ये अगर एंजाइम है तो इस एंजाइम को कौन कोड करता है बेटा जी? यहाँ पे जीन इस एंजाइम को बनाता है। और प्रियांशु बेटा अगर जीन में म्यूटेशन हो जाए तो सर ये एंजाइम नहीं होगा, ये एंजाइम अगर नहीं होगा तो सर ये मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा। अगर ये पिगमेंट नहीं बनेगा तो मैं कहूंगा इस कंडीशन में हमारे एयर सारे बेटा जी व्हाइट हो जाएंगे, हमारी पूरी स्किन बेटा जी व्हाइट हो जाएगी। इवन अपनी आंखों का सोच कर देखो, जो आपका आइरिस ब्लैक पिगमेंट है वो नहीं होगा बेटा जी, तो मैं कहूंगा डीप पिगमेंटेशन हो जाएगा। मेलानिन पिगमेंट क्या है बेटा जी? एब्सेंट होता है, वो कंडीशन क्या कहलाती है? एल्बिनो या एल्बिनिज्म। कंडीशन इन विच melanin pigment is absent due to absence of tyrosinase enzyme। इसकी कमी से एक्चुअली ये पिगमेंट नहीं बन पाया, तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब ये जो जीन है, gene that code
or this enzyme is present on autosome chromosome. कच्चा नहीं बेटा, किसी का आप इस वर्ड को समझिएगा। ऑटोसोम मतलब जो दोनों सेक्स मेल और फीमेल में होते ही होते हैं, ये उन पे, ये सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा बेटा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज सेम इन मेल एंड फीमेल। जैसे आपने अभी बातें की थी बेटा जी हीमोफीलिया को लेकर, आपने अभी बातें की थी बेटा जी अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस, उसमें मैंने कहा था मेल में होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट इसकी होने की प्रोबेबिलिटी दोनों में कैसे है बेटा, सेम है, क्योंकि इसका जो जीन है बेटा जी इट इज प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम क्रोमोसोम। तो याद रखना ये भी एक बीमारी है जहां पे बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर है, जहां पे पिगमेंटेशन अफेक्टेड हो जाता है। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं जहां पे जेनेटिक डिसऑर्डर के एग्जांपल है बेटा। अब मैं आपको जो भी नाम बताऊं वो सारे सारे ऐसे होंगे जो ऑटोसोमल है। तो मैं नाम बता देता हूं डिजीज के, ताकि वो बाय चांस पेपर में आ जाए तो क्लिक कर जाओ उसे। सिस्टिक फिब्रोसिस, अभी 2 दिन पहले केसिका ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, ये क्या है बेटा जी यहाँ पे, इट ओकर ड्यू टू formation of defective glycoprotein। हमारे लीवर में, हमारे पैंक्रियाज में, बाकी ग्लैंड्स में बेटा जी क्या होता है, ये डिफेक्टिव प्रोटीन बन जाता है। कौन सा, ग्लाइकोप्रोटीन, जो बेटा जी सिस्ट बना लेता है। दैट्स व्हाई हम उसका नाम रखते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस। तो ये भी क्या है बेटा जी, जेनेटिक डिसऑर्डर। और कैसा है बेटा जी, ऑटोसोमल, मतलब इसका जो जीन है वो भी कहां बैठा है बेटा जी, ऑटोसोम क्रोमोसोम पे बैठा है। तो प्रोबेबिलिटी दोनों सेक्स में कैसी है, इक्वल। तो जहां भी मैं वर्ड लिखूंगा ऑटोसोम, मतलब वो आपका बेटा जी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होने की दोनों केस में सेम है बेटा जी। ऐसे जो कॉमन एग्जांपल में वो बता रहा हूं क्योंकि बड़े कॉमन से पेपर में आ जाते हैं बेटा जी। सिकल सेल अनीमिया बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी। आप लोगों को बता दो बेटा जी, यहां पे जो नॉर्मल आरबीसी होता है इट बिकम सिकल सेल। नॉर्मल आरबीसी बिकम सिकल सेल। उसका शेप चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कैपिलरीज में एक्यूमुलेट हो सकता है। कैपिलरीज बहुत पतले पतले, वहां पे अगर वो जम जाएगा बेटा जी तो उससे ब्लड की मतलब जम जाएगा ब्लड कैपिलरीज, अगर ब्लॉक हो जाएंगी तो भाई जी वहां पे सर्कुलेशन इनहिबिट हो जाएगा। वो कंडीशन लीड करती है सिकल सेल अनीमिया। ये भी कैसा है बेटा जी आपका, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डिजीज, ऑटोसोमल जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो छोटे नाम याद रखना, ये बड़ा कॉमन सा नाम है सिकल सेल एनीमिया। ऐसे में कुछ नाम आपको बता रहा हूं ताकि इन चीजों से आपको दिक्कत ना आए। देखो कोई पूछने वाला नहीं है बेटा डिजीज, जब आप हायर क्लास में आओगे, 12th क्लास में आओगे तो ये सब डिजीज बेटा जब डिटेल में पढ़ोगे, जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो सारी बातें आपके साथ 12th क्लास में आपका टीचर पढ़ाएंगे इन चीजों के यहाँ पे। बट यहाँ क्योंकि आपका टॉपिक और आप ही कह रहे हो सर एमटीजे में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बाई चांस आपके कमिंग टेस्ट में आ जाए तो आप उसे टैकल कर सको, उसके लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज में बता रहा हूं, नाम को याद रख लेना कि ये आज बीच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आपको ये हो किसी नाम सुना ही नहीं था हमने, तो नाम आपको सुना रहा हूं बेटा जी, ये नाम आ सकते हैं। ऐसे एक नाम आता है बेटा जी PKU, फुल फॉर्म क्या है बेटा जी, फिनाइल कीटो यूरिया। ये भी क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे, ऑटोसोम जेनेटिक डिसऑर्डर है।
याद रखना इसके बारे में। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल, जो कॉमन एग्जांपल हैं जो मेनली आपके 12th क्लास में है वैसे तो आपके, बट फिर भी यहाँ पे मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप लोग ऐसी प्रॉब्लम आप में से किसी बच्चे ने किसी का नहीं पूछा शायद कि सर सिस्टिक फिब्रोसिस क्या होता है, हीमोफीलिया वगैरह क्या होता है, आप में से डाउट आई थी, तो मैंने ये आप लोगों को बता दिया कि बाई चांस पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे टैकल कर सको। चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना, ये इससे फालतू जेनेटिक डिसऑर्डर में कोई कुछ आपसे नहीं पूछ सकता। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्लिफ्टर सिंड्रोम क्या होता है, वो कैसा जेनेटिक मेकअप है, मैंने वो भी बता दिया आप लोगों को। ट्राइसोमी क्या होता है, मोनोसोमी क्या होता है, मैंने ये भी आपको समझा दिया है। तो ऐसी कोई भी अगर ऑप्शन बने तो आप उसे अच्छे से टैकल कर लेना बेटा। तो इट्स ऑल अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर। इससे बाहर मेरे हिसाब से कुछ बनना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा पढ़ लिया, इतना आपके 9th के लेवल पे है ही नहीं बेटा। चलिएगा, थैंक यू बेटा।